बाबर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे? वहाँ रियाज तो सब कुछ ही बन जाते हैं आजकल, उनकी तो पता नहीं क्या जैकपॉट लगा है। या वैसे ही श्रीलंका को ऐसा धोता है, मैंने तो मतलब 2014 का फाइनल ही है शायद, वो हारे हों श्रीलंका से। एज द सेइंग गोज, इट्स नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान क्रिकेट। जी खवातीनो हज़रात, पाकिस्तान क्रिकेट में एक और रूमर आ गया है। रूमर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में मोहसिन नकवी अपनी पावर शेयर करेंगे वकार यूनुस के साथ। एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर। अबू बकर, आप इस सारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे तो ये एक चीज़ अच्छी है, मैं पहले भी 2 दफ़ा ये बोला है कि ये अच्छी चीज़ है कि ये चेयरमैन जो है ना, ये क्रिकेटर्स को चाहते हैं कि वो फैसले करें जो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो वकार यूनुस खैर पाकिस्तान में पहले भी 2-3 दफ़ा पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा रह चुके हैं, जैसे पाकिस्तान के वो बॉलिंग कोच भी रहे हैं, हेड कोच भी रहे हैं। ऑल दो इतने वो सक्सेसफुल टेन्योर्स नहीं रहे। वकार यूनुस जो है वो एज अ हेड कोच भी उनका कुछ इस तरह के भी इश्यूज़ हुए हैं कि जैसे शाहिद अफरीदी या उस ज़माने में जो है ना प्लेयर्स के साथ भी इतने कोई ज़्यादा अच्छे ड्यूरिंग उनके टेन्योर जो है ना वो इतने अच्छे जो है ना तल्लुक नहीं थे। लेकिन अभी वो आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग उसमें, तो डिसीजन मेकिंग वो चेयरमैन की जगह पे समझ लो या चेयरमैन को हेल्प कर रहे होंगे। जैसे उनका जो उनके अंडर चीज़ें आएंगी सिलेक्शन कमेटी मेंस की और टीम का जो कोचिंग स्टाफ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब जैसे चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आते ही ये बोला था कि जो भी चीज़ें होंगी, डिसीजंस होंगे, वो लॉन्ग टर्म होंगे। जैसे बाबर को कैप्टन बनाया, तो अब वर्ल्ड कप के बाद ही ये बातें स्टार्ट हो गई कि बाबर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक कैप्टन रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका अनाउंसमेंट तो ये हुई थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तक रहेंगे। तो अब जब वकार यूनुस आ रहे हैं तो ये जो सारे इस टाइप के डिसीजन है, जैसे वहाब रियाज पहले सिलेक्शन कमेटी में मेन मेंबर थे, मैनेजर भी बने बीच में। बिल्कुल, और अभी वकार यूनुस आ रहे हैं, तो क्या सिलेक्शन कमेटी में जो कोई हेड नहीं है, तो अगर वकार यूनुस ये समझते हैं कि हेड होना चाहिए, तो क्या ये डिसीजन फिर चेंज होगा? उसके बाद कोचेज़ और कैप्टन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, तो वकार यूनुस इन सारी चीज़ों से एग्री पहले से करते हैं सेटअप में आने से या नहीं? तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके बारे में ये एक मेन क्वेश्चन है कि वकार यूनुस अब आ रहे हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक पूरी पॉलिसी बनाई गई है जो 1-1.5 वीक पहले आई है कि अभी वो 3 साल बाद रिव्यू होने के बजाय 1 साल बाद होंगे। और जो एक कुछ न्यूज़ रूमर्स चल रहे हैं कि शाहीन, रिजवान और बाबर आजम जो ए कैटेगरीज़ में हैं, उनके साथ नसीम शाह भी ए कैटेगरी में होंगे। और कुछ जो है वो प्लेयर्स लाइक शादाब खान का डाउनग्रेड होगी उनकी कैटेगरी, और साथ में इमाद और नवाज़ जो है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब सवाल मेरा ये है कि क्या वकार यूनुस ये सारी चीज़ों से एग्री करते हैं ऑलरेडी सिस्टम में आने से पहले, या जब वो आएंगे तो वो सारी की सारी जो है चेंजेस करेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़्यादा सवाल इस वक्त सबके दिमाग में आ रहे हैं कि ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन है कि आप किसी और फॉर्मर क्रिकेटर को ये साथ इंक्लूड कर रहे हैं कि वो चेयरमैन के साथ पावर शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स अभी हमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि क्या रोल एग्जैक्ट होगा वकार यूनुस का और किस तरीके से पावर डेलीगेट होगी, लेकिन ऑफ कोर्स 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पीसीबी की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पीसीबी का जो चेयरमैन है वो डेलीगेट कर सकते हैं अपनी पावर्स किसी को भी। ज़ाहिर है आपने जितने भी सवाल रेज़ किए हैं बहुत वैलिड हैं कि उनकी कितनी पावर एक्सरसाइज होगी, क्या वो सिलेक्शन कमेटी में भी अपना एक इनपुट देंगे। ज़ाहिर है अगर कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर हो, एक्स क्रिकेटर हो, तो उसकी एक ऑटोमेटिकली एक राय हम लोगों की एज फैंस, एज होस्ट राय बन जाती है। तो वो तो एक एक्स क्रिकेटर है, तो डेफिनेटली आई थिंक वो अपनी सिलेक्शन कमेटी में भी राय इन्फ्लुएंस करेंगे। और सिंस वो हमारे जो कोचिंग सेटअप है वो काफ़ी दफ़ा बॉलिंग कोच रहे हुए हैं, हेड कोच रहे हुए हैं, तो आई थिंक उनका इम्पैक्ट फिर उधर भी आएगा आहिस्ता आहिस्ता। और आई थिंक एक और वजह जो नज़र आ रही है, मोहसिन नकवी ऑब्वियसली हर जगह आई थिंक उन्हें हर रोल उन्हें मिल जाता है, इंटीरियर मिनिस्टर भी बने पड़े हैं और अब चेयरमैन भी हैं। अब उसके बाद आगे जाके ये सुना है एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी, क्योंकि पाकिस्तान की बारी आ गई है तो उसको भी हेड करने जा रहे हैं। तो हो सकता है शायद इसी वजह से वो डेलीगेट करना चाह रहे हो। बट ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें सामने आएंगी। ऑफ कोर्स वकार यूनुस भी उनका इतना भी क्लीन रिकॉर्ड नहीं रहा, अगर आप देखें कि वो कोचिंग इतनी उनकी सक्सेसफुल नहीं रही। तो मतलब मुझे बस ये पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा रिडंडेंट एक पर्सनालिटी हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में, और शायद यहाँ पे मौका था कि एक फ्रेश फेस को हम बिल्कुल इंक्लूड कर सकते थे। चूँकि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है ना, तो जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा जब सेटअप में आते हैं तो फिर लगता है जैसे हफीज़ डायरेक्टर आए थे ना, तो ये भी काइंड ऑफ उस तरह की मुझे पोस्ट लग रही है जिस तरह मोहम्मद हफीज़ आए थे ना डायरेक्टर। तो हाँ। फिर ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आई गेस वही हेड कोच भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वही बन गए थे। लेकिन हफीज़ तो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे ना, वकार यूनुस मुझे नहीं लगता तो कल को हो करेंगे। सकता है वो भी ट्रैवल कर लें, आपको क्या पता है। वहाब रियाज जो है वो पहले सेलेक्टर थे, फिर मैनेजर थे, फिर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे एज अ सीनियर मैनेजर। वहाब रियाज तो सब कुछ ही बन जाते हैं आजकल, उनकी तो पता नहीं क्या जैकपॉट लगा है।
खैर आगे चलते हैं तो टीम के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सुना है नसीम शाह अपग्रेड हो रहे हैं और शादाब का डाउनग्रेड एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ मोहम्मद नवाज़ और इमाद वसीम की ये स्पेकुलेशन है कि शायद उनको कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया जाए। तो इस सारे के बारे में क्या है आपकी राय? इसमें यह है कि आई थिंक सो ये एक चीज़ एक लिहाज से अच्छी है कि साल के बाद जो है ना रिव्यू होगा, तो कुछ क्रिकेटर्स मोस्टली इसमें ये होगा कि प्लेयर्स के लिए रीसेंट परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर उसकी बेस के ऊपर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होंगे। इसके लिए अच्छी चीज़ उनके लिए होगी जो रिसेंटली परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन इसमें ना मुझे एक फैक्टर ये नज़र आ रहा है कि अगर एक प्लेयर ये सोचता है यार मैं अगर इस एक साल के अंदर, जैसे आजकल हारिस रऊफ थोड़े उनकी परफॉर्मेंस आउट है, वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो क्या एक दो सीरीज़ या एक साल के अंदर मैक्सिमम कितनी सीरीज़ होती है? पाकिस्तान 4-5 तो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो जिस बंदे के पास टेस्ट क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसके 3-4 टेस्ट मैच अच्छे नहीं जाते तो क्या अगले साल वो कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएगा? वो तो देखें, आई थिंक प्लेयर टू प्लेयर वेरी करेगा ऑब्वियसली। अगर शाहीन जैसे, या मतलब हारिस रऊफ की तो टेस्ट में इतनी बात नहीं करनी चाहिए, बट शाहीन की अगर टेस्ट में बात करें तो अगर उसके आप वो प्लेयर ही इतना बड़ा है कि अगर आप उसके 4 टेस्ट मैच बुरे भी चले जाएंगे तो आप उसको वो जो एक नहीं, फिर ये तो देखो एग्जैक्टली क्या है कि एक साल के बाद रिव्यू होगी। अगर रिव्यू होगी तो बाबर की भी होगी, अबरार के लिए भी रिव्यू सबकी होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो अगर जो बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर हो गया, शाहीन हो गया, तो उसको फ़ौरन आप बरी नहीं कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट से, कि दूर नहीं कर देंगे। एक कैटेगरी के प्लेयर को आप फ़ौरन निकाल तो नहीं देंगे, डिमोशन हो सकती है। डिमोशन ऑब्वियसली बनती भी है, सही बात है कि प्लेयर्स विल स्टे ऑन देयर टिपटोज, क्योंकि यहाँ से उनको अपनी एक जो वैल्यू है और जो उनकी पोजीशन, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो इतनी उनको एनुअल पे मिल रही है, उससे उनको कदर होगी एंड दे विल ट्राई टू परफॉर्म हार्डर। एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप कि एक साल में रिव्यू हो रहे हैं बजाय इसके कि 3 साल में, क्योंकि 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, ह्यूमन नेचर है कि वो प्लेयर ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि यार मैंने बहुत मेहनत कर ली है, तो 3 साल अगले फिर भी वो थोड़ा, एक ह्यूमन नेचर है कि थोड़ा शायद रिलैक्स हो जाए। तो इससे शायद वो रिलैक्स ना हो प्लेयर और शायद और मेहनत करें ताकि वो अगले साल भी उतनी ही इनकम कर सकें। बिल्कुल, ये पॉइंट की सेंस बन रही है, क्योंकि लेकिन मैं बस ये कह रहा था कि जो साल के बाद रिव्यू है, इससे प्लेयर्स के अंदर इनसिक्योरिटी ना आ जाए कि हम जल्दी से जो है वो टीम थोड़ी से सी आउट हो सकते इनसिक्योरिटी हैं। अबू बकर ज़रूरी भी होती है ताकि प्लेयर्स जो है ना परफॉर्म करते रहें। खास तौर पे अभी जो हमारे टीम के हाल है ना, अब दूसरी टीम के हाल देखें जो हमारे नेबर्स हैं, तो वो लोग तो काफ़ी अच्छा चल रहे हैं, अभी टूर्नामेंट भी जीत लिया है। गौतम गंभीर जैसे लुक्रेटिव फिगर को वो ले आए हैं अपनी टीम में, और शायद अभी आगे जितनी भी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, इंडिया सीम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। फाइनलिस्ट वो हो सकते हैं, आगे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हो सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हो सकते हैं। वो अलग बात है कि अभी ये नहीं पता कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है या नहीं खेलनी, लेकिन दे सीम टू बी मतलब एक बहुत अच्छा सा यूनिट वो क्रिएट कर रहे हैं। स्काई ने पहला उनका ऑफिशियल टूर था और उन्होंने श्रीलंका को बहुत अच्छे तरीके से हराया। तो इंडिया को आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त? इंडिया का स्टार्ट तो बड़ा अच्छा हो गया अंडर गौतम गंभीर की है, उनका जो हेड कोचिंग है उसमें, और स्काई की जो कैप्टनसी है। अब गौतम गंभीर वो डिसीजन डेफिनेटली अप्लाई कर रहे हैं जो उनके ओपिनियंस हुआ करते थे। जैसे सूर्य कुमार यादव को चाहते होते थे कि नंबर 3 पे खेलें, तो अब सूर्य कुमार यादव को आपने नंबर 3 पे खेला, देखा ठीक है खेलते हुए, और उसके साथ क्या है कि जो अभी उनकी ओडीआई सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसा कि पहुंच गए हैं, तो अब उस वनडे सीरीज़ के अंदर देखना है कि उनका एक कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। रोहित शर्मा जो, जैसे गंभीर ने भी बड़ी अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें नज़र आई है इंडियन प्लेयर्स की तरफ से, तो अभी जब रोहित शर्मा आएंगे तो रोहित शर्मा पिछले 1 साल से ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उनके वनडे के अंदर जो उनकी पावर प्ले जिस तरह उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया है, पूरे वनडे वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, और उसके बाद अभी T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह वो खेले हैं, तो अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा गंभीर एंड रोहित शर्मा, आई थिंक ये और ज़्यादा लीथल हो जाएगा। और जो आने वाले टूर्नामेंट हैं उनकी अभी जो वनडे सीरीज़ है श्रीलंका वाली, यहीं से उनकी स्टार्ट हो जाएगी प्रिपरेशंस फॉर सही बात है। और आई थिंक इस न्यू कॉम्बिनेशन को श्रीलंका जैसा ओपोनेंट मिल गया, तो उनको वैसे ही किक ऑफ करने के लिए इंडिया वैसे ही श्रीलंका को ऐसा धोता है। मैंने तो मतलब 2014 का फाइनल ही है, शायद वो हारे हों श्रीलंका से, वरना तो आप रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी भी की हुई है, विराट कोहली ने उनको इतना ज़्यादा धोया है। श्रीलंका की लड़कियों ने जो धो दिया इंडिया को, वो भी तो वो साफ बराबर हो गया। लड़के बस फिर उन्हीं का बदला लेंगे, श्रीलंका की जो मेंस टीम से बदला लेंगे। हमने अपनी नेबर्स की टीम की तो बात कर ली, अब अपनी भी कुछ लड़कों की बात कर लेते हैं। हमारी ए टीम की सीरीज़ चल रही है बांग्लादेश के साथ, और उन्होंने 1-1 ड्रॉ किया है। अब 2 यूथ ओडीआईज और हैं, फिर उसके बाद उनकी आगे किसी और टीम के साथ, स्कॉचर्स के साथ थोड़े मैचेस हैं। तो इस सारी को परफॉर्मेंस को किस तरह देख रहे हैं? आगे मोहम्मद हारिस वाइट बॉल टीम की कप्तानी करेंगे, फ़िलहाल साहिबजादा फरहान ने की है, तो कैसा देख रहे हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में तो ये जो ए टीम के टूर्स दोबारा ज़रा इंक्रीज़ हो रहे हैं, इससे बहुत अच्छा है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ए टीम्स के टूर बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल बांग्लादेश ए के साथ हम पता है लास्ट मैच तो हार गए हैं, पहला हम जीते हैं। तो ओवरऑल मैं अगर पूरे सिस्टम की बात करूँ, जो बांग्लादेश से हम डिफीट काफ़ी लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो वो बहुत एक तो टूर के हवाले से तो बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान के 8 ओवर स्टार्ट हुए हैं, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस के साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम जब इनफैक्ट अभी जब पाकिस्तान वाइट बॉल का टूर करेगा ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में, तो उसके लिए इन्हीं में से प्लेयर्स जब पिक होंगे, जैसे वाइट बॉल के अंदर मैं देख रहा हूँ अब्दुल फसी एक नया फेस आए हैं, वो अभी शायद इतनी जल्दी पाकिस्तान टीम में तो नहीं आएंगे, लेकिन वो अच्छा है कि उन्होंने 1500 के करीब जो है वो रन भी किए हैं फर्स्ट क्लास में और उनको चांस मिला है, होप्स हो कि वो अच्छा परफॉर्म करें वाइट बॉल सीरीज़ में। लेकिन जो रेड बॉल का दूसरा मैच हुआ है वो पाकिस्तान हारा है। तो यार ये जो अपसेट हो रहे हैं ना, मुझे लगता है कि पिछले 4 साल की क्रिकेट को अगर पाकिस्तान की उठा के देखें, जिसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस होती रही हैं मैनेजमेंट में, चेयरमैन वगैरह, तो वो ओवरऑल ना क्रिकेट पाकिस्तान की थोड़ी सी डाउन गई है, कोई स्टेप एक पीछे गई है। क्योंकि अब सीनियर टीम में आप जब बात करते हैं तो आप अमेरिका से हारते हैं तो आप बाबर आजम पे, सीनियर प्लेयर्स पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अब ए टीम में तो किसी का लेना देना नहीं था उनमें से, क्योंकि अभी ए टीम के अंदर आपके बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे बांग्लादेश आई के अगेंस्ट, और लेकिन वो मैच हार गए हैं। तो लेकिन अभी देखते हैं मोहम्मद हारिस जो है ना, वो एज अ कैप्टन लास्ट ईयर उन्होंने पाकिस्तान को इमर्जिंग एशिया कप जितवाया था, और उसके बाद अभी दोबारा से वो इमर्जिंग ये जो शाइन्स की टीम है इनको लीड करेंगे, तो होप्स हो कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लेट्स होप कि मोहम्मद हारिस अच्छे तरीके से लीड करें और भी पाकिस्तान को सक्सेस दिलाएं। आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि चेयरमैन हमारे बहुत ज़्यादा चेंज होते रहे हैं, चेयरमैन चेंज होते रहे हैं, तो उस वजह से पाकिस्तान की टीम हमेशा अनस्टेबल रही है। और आई थिंक इन शॉर्ट अगर इस चीज़ को देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान की, वो हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट को डिस्टर्ब करती है। और ये आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है, जो पेट्रन इन चीफ हमारे हमेशा हर दफ़ा पीएम आ जाते हैं, सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से हर दफ़ा जब हमारी जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसकी वजह से पीसीबी के अंदर भी जो निज़ाम है सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आई थिंक हमें पेट्रन इन चीफ जो है वो पीएम को होना ही नहीं चाहिए, ताकि पीसीबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहे और हमारी क्रिकेट बार बार डिस्टर्ब ना हो। ऑन दिस नोट वी विल बी एंडिंग दिस एपिसोड ऑफ द फ्री एड शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड लेट अस नो अबाउट योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स बिलो। थैंक यू।